नेशन न्यूज़ इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम दिल्ली के अंदर और हम बात करने जा रहे हैं जो निजीकरण और निगमीकरण की जो सिलसिला चल रहा है और सरकार मान के राजी नहीं है। और सरकार ने पूरे भारतवर्ष को, अगर हम बात करें, जो एक भारत का बहुत बड़ा उपक्रम है रेल, भेल, मेल, इनको भी निजी हाथों में देने का काम किया है। और हमारे बीच में राकेश बाबू जो डिप्टी मैनेजर रिटायर्ड हुए हैं एसबीआई से, तो आइए हम इनसे जानकारी देते हैं। सर, आपका नेशन न्यूज़ इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। राकेश बाबू जी, क्या कारण है सरकार जो आम जनता के मौलिक अधिकारों को पूरा करती है और आज ये जो बैंक हैं इन पे भी गाज डालने वाली है, इनको भी प्राइवेट हाथों में देने का काम कर रही है, तो आपका क्या मानना है? मेरा मानना बहुत सीधा है, बहुत सिंपल है। निजीकरण से सिर्फ बैंकों के कर्मचारी अधिकारियों को ही परेशानी नहीं होने वाली। जिस सोच को लेकर के भारत के बैंकों का निजीकरण से जो राष्ट्रीयकरण किया गया था पूर्ववर्ती सरकारों ने, उसके पीछे ये मकसद था कि सामाजिक एक जो विकास है उसको गति दी जा सके, देश की अर्थव्यवस्था को गति दी जा सके, और जो प्राइवेट और जिसको कुछ ही चंद लोगों के हाथों में था बैंकिंग सिस्टम, उसको एक आम आदमी के लिए खोला जा सके। लेकिन इस निजीकरण के चलते जिस सरकार के फैसले का हम लोग विरोध कर रहे हैं, बैंकर्स विरोध कर रहे हैं, समूचा बैंकिंग इंडस्ट्री विरोध कर रही है, उसके अगर चलते ये निजीकरण हुआ, क्योंकि निजीकरण होगा तो बैंकिंग सिस्टम फिर से प्राइवेट हाथों में चला जाएगा। तो राकेश जी, ऐसा नहीं लगता है कि जो निजीकरण का जो मसला है या जो सरकार सभी को निजीकरण करने जा रही है, सभी विभागों को निजीकरण करने जा रही है, इससे ये नहीं लगता है कि ये तो निजीकरण एक बहाना है और आरक्षण को खत्म करना है? आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा है इस पूरे पहलू का। निश्चय ही निजीकरण के चलते आरक्षण पर आघात होना तय है। इसके पहले भी जो निजीकरण हो चुके हैं और जो नहीं हुए हैं, उसके साथ साथ जो निजीकरण के अतिरिक्त पॉलिसीज हैं सरकार की, उसमें भी कुछ चीजें, कुछ क्लॉज ऐसे इनकॉर्पोरेट किए गए जिसमें आरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। सपोज कीजिए एक यूनिवर्सिटी में 500 पद के खाली हैं। अब इसमें क्या किया गया कि पहले ग्रॉस वैकेंसी निकलती थी कि 500 की भर्ती होगी, उसमें परसेंटेज वाइज 17.5% या 21% जो भी एससी ओबीसी का आरक्षण होता है उसके लेवल से उनको भर्तियां मिल जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि एक यूनिवर्सिटी में अगर 500 पद खाली हैं और 10 विभाग हैं तो 50 पद खाली हुए। 50 पद में 17.85 वो कितने मिलेंगे? एक उसको एससी को रिप्रेजेंटेशन, ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि ये आरक्षण नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है एक कमजोर वर्ग का। इसकी परिभाषाएं नेताओं ने अपने हिसाब से की हैं कि आरक्षण करके लोगों को वर्ग लाया, मिसगाइड किया। ये प्रतिनिधित्व है जो सामाजिक स्तर को लेवल करने के लिए बाबा साहब ने इसकी व्यवस्था की थी। लेकिन पॉलिटिकली इसको एक तरह से अपभ्रंश कर दिया, इसका बर्बाद कर दिया इसका अर्थ। उन्हें आरक्षण दिमागों में भर के जो नहीं जानते हैं वो भी इसके विरोध में झंडा लेके खड़े हो गए, जिनको कोई असर नहीं हो रहा है इसका। तो हम आते हैं वापस मेन मुद्दे पर। इस निजीकरण से निश्चय ही इस पर असर आएगा, क्योंकि व्यवस्था निजी हाथों में चली जाएगी। और ये प्राइवेटाइजेशन ऐसा नहीं है कि दुकान पे सब्जी रख के बेचने लगे या कोई दुकान खोल ली, ये इस तरह प्राइवेटाइजेशन नहीं होता। सरकार क्या करती है कि इसकी जो हिस्सेदारी होती है बैंकों में या अदरवाइज, वो हिस्सेदारी कम कर लेती है 50% से। 49 कर ले, 45 कर ले, 40 कर ले, बाकी जो है वो इक्विटी शेयर्स उसको पब्लिक को इशू होते हैं। तो जिसकी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी होगी वो उसका मालिक हो जाएगा और उसी की ही नीतियां चलेंगी।
अच्छा राकेश जी, ये भी देखा गया है कि बहुत से डिपार्टमेंट हैं, काफ़ी डिपार्टमेंट से मेरी बात हुई है कि वो रोस्टर सिस्टम भी वो मतलब अधिकारियों को ही हाथ में रहता है कि भाई किसकी प्रमोशन देनी है, और जिसको देनी होती है प्रमोशन उसका जो रोस्टर में से नाम ही गायब हो जाता है कि भाई इसको आगे हमें प्रमोशन देनी है। क्या बैंकों में भी ऐसा ही है? बैंकों में इस हद तक नहीं है, लेकिन असर तो हर जगह आता है मेंटलिटी का कि अधिकारी कैसा बैठा है, किस तरह उसको मैनिपुलेट कर सकता है, ये असर तो रहता है, लेकिन उतना नहीं है जितना आमतौर पे अन्य विभागों में या सरकारी विभागों में या जहां आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की बात की जाती है वहां ये बहुत सारी चीजें चलती हैं, लेकिन बैंकों में इतना नहीं है। अच्छा है। अच्छा राकेश जी, अभी सुप्रीम कोर्ट के एक जो जजमेंट आया था जब आप लोगों ने रिजर्वेशन एंड प्रमोशन पर जो केस डाला था, पीआईएल डाली थी, उसके अंदर 157 पेज का जजमेंट आया और वो आज तक डीओपीटी उसे लागू नहीं कर रही है, और जब कभी विरोध में आता है तो उसे मतलब 24 घंटे के अंदर लागू कर देती है। इस बात का विरोध हमने तब भी किया था जब डीओपीटी के 5 वो लागू हुए थे कानून, और ये आप इसको देखिए कि मानसिकता क्या है व्यक्ति की, इस समाज की, इस सरकार की। यह सरकार कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी की हो कांग्रेस की हो, इसका फर्क नहीं है, सवाल मानसिकता का है। जब ये डीओपीटी के कानून हमारे विरोध में लागू हुए, तुरंत लागू हो गए। आरक्षण, जिसको ये आरक्षण कहते हैं, हमारा प्रतिनिधित्व, वो जब से संविधान बना और आज तक हम उसी स्थिति में हैं। कभी बैकलॉग पूरा नहीं होता, कभी पूरा नहीं होता बैकलॉग। तो ये इनकी मानसिकता है, ये समाज की मानसिकता है, और ये मानसिकता के लिए समाज दोषी नहीं है, दोषी है राजनीतिक व्यवस्था कि हर बात को हम घुमा करके धर्म पे ले आते हैं, जातिवाद पे ले आते हैं। ये राजनीतिक दल दोषी हैं, ये नेता दोषी हैं, ये समाज दोषी नहीं है। दोषी है पूरा का पूरा सिस्टम, दोषी है उनकी राजनीतिक दलों की मानसिकता, और इनने जो लोग भूलना भी चाहते हैं उनको भी बरगलाया। अच्छा राकेश बाबू, चलते चलते जिस तरीके से आप लोगों ने स्ट्राइक की है और स्ट्राइक की अपील करी है, पूरे भारतवर्ष के अंदर बैंकों की स्ट्राइक चली है, हड़ताल चली है, तो इससे मतलब आम जनता का तो नुकसान है ही, तो सरकार पे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, किसान एक साल 1 महीने बैठे हुए थे और बाद में आके उनकी बातों को माना गया है। तो आप लगाइए, किसानों का इतना बड़ा आंदोलन था, तो एक दिन की हड़ताल में सरकार झुकेगी क्या? अच्छा सवाल है आपका, लेकिन सवाल ये भी है कि जो बैंकें भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं, रीढ़ की हड्डी हैं, जिसने आपके कोरोना पैंडेमिक में देश की अर्थव्यवस्था को बचा के रखा, उस सरकार ने कभी भी अपने मुंह से बैंकों का नाम नहीं आने दिया कि इनने बहुत बढ़िया सेवाएं दी। जब भी कोई गाज गिरती है बैंकों के ऊपर गिरती है। जितने बड़े डिफॉल्टर हैं वो कॉरपोरेट घराने होते हैं, जहां आप समझ सकते हैं कि बैकिंग होती है उनकी। देश से बड़े घराने के लोग भाग जाते हैं लोन लेकर के, जिम्मेदार बैंकों को ठहराया जाता है। अगर ये कहीं निजीकरण हो गया तो फिर तो आम जनता का क्या नुकसान होगा, ये शायद आम जनता को भी नहीं पता है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम जनता का ये जो नुकसान है, जिसको जनता को नहीं समझ आ रहा, वो हम उसको बचाएं, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि हम जानते हैं जनता नहीं समझ पाती इस चीज को। कुछ लोग हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मास लेवल पर इस चीज की जागरूकता भी नहीं है, ये जागरूकता हम लाने की कोशिश कर रहे हैं इन हड़तालों के माध्यम से। हम अपनी तनख्वाह कटवाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई छुट्टी कर ली, मौज मना ली, हम अपनी तनख्वाह कटवाते हैं। शायद जनता तक ये बात नहीं पहुंचती कि हम जिस दिन हड़ताल में आपकी, हाँ जी हाँ, और ये ठीक है पॉलिटिकली उनने किसानों की बात मान ली हो, ठीक है ना, लेकिन ये बातें इतनी आसान नहीं होती हैं, इसलिए हमें हड़ताल करनी पड़ती है। अच्छा राकेश जी, एक बात और आती है कि आम आदमी, क्योंकि आपसे मैं इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूं, आपको थोड़ा सा दिल में टीस भी होगी और दुखेगा भी, जी। कि जो आम आदमी होता है
और आप एक डिप्टी मैनेजर रहे हैं, मैं इसलिए आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आप जब कोई आम आदमी, आम नागरिक आपसे लोन लेने जाता है तो आप उन आम नागरिक को, उस गरीब जनता को लोन देने में असमर्थ रहते हैं, लेकिन आपने अभी बताया कि करोड़ों रुपया जो है आप लोन का दे देते हैं। सर, तो इसमें क्या आप देखते हैं? गरीब आदमी का जो एक उसे ज़रूरत है, आप उसको लोन नहीं देते हैं, और जो वैसे जो लोग होते हैं, पूंजीपति जो लोग होते हैं, या मतलब वैसे जो लोग होते हैं, आप करोड़ों रुपए उनको फाइनेंस कर देते हैं। अच्छा सवाल किया है, रिलेवेंट सवाल किया है, और आम जनता शायद इन सवालों के लिए कई बार उत्सुक भी रहती है जवाब सुनने के लिए। बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, जहां तक आम आदमी को, गरीब आदमी को लोन देने का सवाल है, उसमें दो तरह की चीजें हैं। एक तो जो सरकारी स्कीमें हैं उनके तहत लोन देता है बैंक। दूसरा वो जो बैंक द्वारा सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए जो चालू किए गए कार्यक्रम हैं उसमें लोन देता है। तो जहां तक लोन न मिलने का सवाल है, उसमें दो कारण होते हैं। एक तो ये कि मान लीजिए बैंक को सरकारी स्कीम में 100 लोन करने हैं उस क्षेत्र में, उस ब्रांच को, बैंक को नहीं, ब्रांच को, और 100 की जगह पे वो 150 कर चुका है, तो उस स्थिति में बैंक को मना करना पड़ता है। और क्योंकि वो आने वाला कस्टमर तो पीड़ित हो गया ना, उसको तो मना कर दिया बैंक ने, इसलिए उसको समझ नहीं आएगा कि इसने क्यों मना किया बैंक ने। उसको तो यही लगता है कि बड़े लोगों को तो बैंक लोन देती है और छोटे लोगों को मना कर देती है। लेकिन वहां एक दूसरा कारण होता है कि हमने 100 की जगह पे 150 लोन कर दिए उस ब्रांच ने, उसके बाद हमको और भी प्रायोरिटी सेक्टर देखने हैं, हम वहां भी फाइनेंसिंग करेंगे। दूसरा कारण, एक तो ये कारण था, दूसरा कारण ये है कि क्योंकि हमारा लिटरेसी लेवल कम है और वहाँ हर आदमी जो बैंक की KYC नॉर्म्स हैं या जो उसकी जरूरी कागजात हैं वो पूरा नहीं कर पाते, इसलिए भी एप्लीकेशन डिक्लाइन होती हैं। नहीं सर, अब मुद्रा योजना के लिए अभी प्रधानमंत्री जी ने एक मुद्रा योजना निकाली थी। जब वो बैंक मैनेजरों से बात होती है तो वो कहते हैं भाई सरकार की योजना है और सरकार जाने, हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं देंगे पैसा। नहीं, ये जो आप बता रहे हैं ये एक इमेजिनेशन है, एक कल्पना है। किसी ने, कोई भी सरकार, वो कोई भी बैंक, कोई भी ब्रांच ऐसे जवाब नहीं देती कि सरकार जाने। नहीं सर, ये मेरा व्यक्तिगत है, मैं कई लोगों के साथ गया हूं, तो आप समझते हैं एक पत्रकार का और एक मैनेजर का जो आर्गुमेंट हुआ तो बड़े स्केल का हुआ जी। किस लेवल का हुआ ये मैं नहीं कह सकता। हाँ। लेकिन इतना जरूर है कि जो सरकार ने योजनाएं चलाई वो सामाजिक कल्याण के लिए चलाई, देश की अपलिफ्टमेंट के लिए चलाई, आर्थिक विकास के लिए चलाई, ठीक है। तो सरकार की योजनाएं वो हमारी योजनाएं ही बैंक। राकेश बाबू जी, जो आपने जो मेरे को इसका आंसर दिया, मैं संतुष्ट नहीं हो रहा हूँ। आप जो करोड़ों रुपए का जो लोन फाइनेंस करते हैं, आप एक सिग्नेचर पे ही और एक फोन पे ही आप चाहे वो कस्टमर आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसका लोन पास हो जाता है। देखिए, आप सच्चाई से पीछे हट रहे हैं। नहीं, मैं आपको फिर से बताता हूं, आप सुनिए, ध्यान से सुनिए। मुद्रा योजना, PMRY, PMGY या और जितनी सारी स्कीमें आती हैं वो समाज के कल्याण और देश की अपलिफ्टमेंट के लिए आती हैं। बैंकें उसको बखूबी उसको लागू करती हैं। तो जो डिक्लाइन होती हैं वो सिर्फ 2 रीजन जो मैंने आपको बताया एप्लीकेशन के, उनके कारण होती हैं। और ऐसा नहीं कह सकते कि सरकार की योजनाएं सरकार जाने। अच्छा सर, आप ये बताइएगा, जो सर ये जो निजीकरण हो रहा है और निजीकरण की तरफ सरकार लेके जा रही है, तो दलित समाज के जो वर्कर हैं या दलित समाज के जो कर्मचारी हैं वो कितने प्रभावित होंगे? निजीकरण से तो सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। निजीकरण से बहुत सिंपल है, सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा सर? निजीकरण में 2 चीजें होंगी, 2 प्रभाव होंगे। एक तो ये, जब निजीकरण होगा तो ये उस कंट्रोलर की जिम्मेदारी हो जाएगी जो निजी हाथों में कंट्रोल होगा, उसकी मर्जी चलेगी कि कितने कर्मचारी रखेगा, कितने वो उस नहीं रखेगा, कितने उसमें स्थायी होंगे, कितने अस्थायी होंगे, कितने स्थायी होंगे, कितने अस्थायी होंगे, ये उसकी मर्जी चलेगी। अब जब अस्थायी कर्मचारी रखे जाएंगे, उसमें आरक्षण कहिए या प्रतिनिधित्व कहिए, उसकी कोई व्यवस्था होती नहीं। ठेके वाले जो होते हैं उसमें कोई प्रतिनिधित्व की, आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती। जो स्थायी होते हैं वो कितने रखेगा, वो ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। उसमें भी
वो लागू करेगा कि नहीं इस नियम को, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये बनिए की दुकान हो जाएगी, बनिया जिसको चाहेगा उसको रखेगा और नहीं चाहेगा उसको नहीं हालांकि रखेगा। अच्छा जी राकेश जी, चलते चलते अब अंत में आपको लाखों लोग देख रहे हैं, कर्मचारी देख रहे हैं, बैंक के देख रहे हैं, LIC के देख रहे हैं, रेलवे के देख रहे हैं, अन्य विभाग के लोग देख रहे हैं, तो सर आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं निजीकरण के को लेकर? निजीकरण का विरोध होना ही चाहिए, क्योंकि जिस मंशा को लेकर के संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण किया गया था वो मंशाओं पर ये कुठाराघात है। समाज के विकास, समाज के समूल उत्थान के बीच में ये एक कुठाराघात हो जाएगा अगर संस्थाओं का निजीकरण होगा। इसीलिए निजीकरण के और भी बहुत सारे नुकसान हैं जो इस चैनल पे मैं अभी लंबी बातचीत हो जाएगी। तो मैं यही कहूँगा कि ये समाज के लिए, संस्था के लिए, देश के लिए, जनता के लिए, कर्मचारियों के लिए, सबके नुकसान में है ये। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.